नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सोनीपत के गांव मटिंडू में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर एक ऐसा कारनामा रच के दिखा दिया आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ मौजूद है नीतीश दहिया जी। कल परसों ही भाई का गांव पहुंचने पर बहुत तगड़ा स्वागत किया गया था। वो किस लिए किया गया था, सारी बात भाई से ही पूछेंगे। क्या कुछ खास बातचीत करेंगे, खास मुलाकात करेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और इंट्रो थोड़ा हटके होगा, थोड़ा डटके होगा। सबसे पहले नीतीश भाई हमारे यहाँ तो चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नीतीश भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। देखो, इंडिया की, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपने उस पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहरा कर आए, क्योंकि पूरे देश को इसकी खुशी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आप अपने बारे में, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है। मेरा नाम नीतीश भैया है और जो मेरी 10वीं की पढ़ाई है वो प्रताप स्कूल से 12वीं की पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल है मटिंडू से हुई। और जो मैंने ग्रेजुएशन है CRA कॉलेज सोनीपत से की। अब मेरा जो एडमिशन है वो SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में हुआ है, जो कि बिल्कुल स्पॉन्सरशिप के थ्रू हुआ है। तो जैसे मैंने इसकी माउंट ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो मैंने अक्टूबर 16 से की थी, जिसमें सबसे पहली अचीवमेंट मेरी 26 जनवरी 2022 को मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर 4 दिन में 2 बार तिरंगा फहरा के मेरी पहली अचीवमेंट थी, जिसमें मेरा वर्ल्ड यंगेस्ट और इंडिया फर्स्ट माउंटेनर का बना था, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा दर्ज हुआ, नाम दर्ज हुआ। हाँ। और जो मेरी उसके बाद दूसरी अचीवमेंट थी वो थी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उस पर मैंने 20 मई को 5 दिन में चढ़ाई कंप्लीट की थी और वहाँ पे तिरंगा फहराया था, जो कि एक पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। उसमें खेल मंत्री से लेकर बड़े बड़े जितने भी नेता थे, बड़े बड़े सामाजिक नेता थे, सभी ने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी थी। पूरे समाज ने मुझे शुभकामनाएं दी थी। उसके ठीक 1 महीने बाद 21 जून को जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस रशिया देश में, उस पर मैंने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैंने वहाँ पे तिरंगा फहराया था। उसके बाद मेरा अब 19 अगस्त को मेरा गांव लौटने पर मेरा भव्य स्वागत समारोह किया गया, जो गांव में एकत्रित होकर जो मुख्य अतिथि के रूप में श्री दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री है हरियाणा, उनको यहाँ पर मुख्य अतिथि के उसमें इन्वाइट किया था। तो गांव ने मिलकर इसको एक भव्य रूप देकर मुझे आमंत्रित किया था, अपने ही गाँव में बुलाया और यहाँ पर मेरा भव्य नीतीश भाई, देखो, हर बच्चे का सपना होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन लाइफ में वही व्यक्ति कर पाता है जिसके अंदर जुनून होता है, वो जोश होता है, होश होता है, जो संघर्ष करना जानता है। लेकिन आप माउंट जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, किससे मोटिवेट हुए? स्टार्टिंग में किसको देखा था? क्योंकि किसी ना किसी से हमें सीखने को जरूर मिलता है। मुझे भी ऐसा कारनामा करके दिखाना, नाम कमाना, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करना है। ये जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो मैं 5th क्लास में हमारी स्कूल में मैगजीन होती है शिखर नाम करके, तो वहाँ से मैं इसको लेकर मेरे मन में आया था कि जो दुनिया का टॉप है उस पर एक ना एक दिन जाऊँगा। और एक दिन बहुत सालों पहले की बात है, मेरे ताऊ जी बैठे हुए यहाँ पे, मेरे ताऊ जी से भी मैंने जिक्र किया था कि ताऊ जी मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूँ, तो ताऊ जी ने भी कहा था कि हाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही सबसे खतरनाक है। तो वहाँ उस टाइम पे ये नहीं था कि हाँ मैं चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा, कब चढ़ूँगा, कुछ नहीं था। लेकिन जो टाइम आया और फिर एक देश के प्रति कुछ करने की जो भावना थी, जो साथियों का मेरे साथ एक साथ था कि हाँ भाई जो तू करेगा वो ठीक करेगा, हम आपके साथ हैं, तो उस चीज़ को लेकर और समाज के आशीर्वाद को लेकर मैंने ये खेल चुना था। अक्टूबर 16 को मैं जो NIM है उत्तर काशी इंस्टीट्यूट, उसमें मैंने बेसिक कोर्स किया उसके बाद फिर मेरी। तो नीतीश भाई, जैसे इस झंडा फहराने के लिए आपकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ से स्टार्टिंग की थी और कितने दिन लगे थे आपको? जैसे अगर बात करें कोर्स की तो अक्टूबर 16 से स्टार्टिंग हुई थी, जो 1 महीने का कोर्स था।
के बाद अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, जो माउंट किलिमंजारो उसकी जो थी वो 21 जनवरी को स्टार्ट की थी, और 25 जनवरी को पहली बार मैंने वो किया था। 21 जनवरी को मैं यहाँ से निकल पड़ा था, और 25 जनवरी को पहला मैंने तिरंगा फहराया। उसके बाद लगातार फिर 26 जनवरी को मैंने फिर दूसरी बार किया। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो मैं यहाँ से 5 अप्रैल को गया था, और वहाँ पे मैं ट्रेनिंग वगैरह चली थी। उसके बाद मैं 17 को बेस कैंप से निकला था सबमिट करने के लिए। उसके बाद मैंने 20 मई को मैंने वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद मैं यहाँ पे आया। उसके बाद माउंट जो एल्ब्रूस है, महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रशिया में, उसको गया। वहाँ पे भी मैंने ये 17 जून उसको स्टार्ट किया, और 21 जून को मैंने उसमें तिरंगा। देखो नितेश भाई, एक चीज होती है जिसका नाम है पैसा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है वहाँ तक पहुँचने के लिए? जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसमें 30 से 32 लाख रुपये इसमें आता है, सब कुछ मिला के इक्विपमेंट्स वगैरह। और अगर किलिमंजारो की बात करें तो 3 लाख किलिमंजारो में, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, और जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आया, तो 3.5 लाख रुपये मेरा इसमें खर्चा है। जिसमें से कुछ जो 5 लाख जो हमारे ब्यूटिशियन हैं उन्होंने मेरी मदद की पहले एवरेस्ट जाने से पहले। और जो एक कुश्ती अकेडमी गाँव में अपने नवीन पहलवान जी हैं, उन्होंने 5 लाख की उन्होंने मदद की थी। और जितना भी जो हमारे साथी थे उन्होंने मिल के मेहनत करके जो 2 लाख के आसपास वहाँ से हुआ। उसके बाद 19 लाख रुपये अपने रिश्तेदारियों से, जो अपने प्यारे हैं उनसे जो लिया, उधार लिया बिना किसी ब्याज के। क्योंकि उन्होंने ये था कि हमारा लड़का है, अपना करके उन्होंने भी हमें उधार दिया। उनमें से ज़्यादातर हमारा हो गया, लेकिन अभी भी 11 लाख रुपये वो भी बचा हुआ हमें जो उधारना। अंकल जी क्या करते हैं? किसान किसान होते हुए 30-32 लाख रुपए इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी अपने आप में मुसीबत है। तो नितेश भैया, आपने 30-32 लाख रुपए का जो अंकल जी के सामने नाम लिया, क्या हिचकिचाहट हुई? क्योंकि आप अंकल जी आप लड़के हो और बच्चों के लिए माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। 30-32 लाख मेरे ख्याल से अंकल जी को एक बार तो झटका लगा होगा। क्या कुछ? देखो जी, अगर बात करें पैसों की, तो पैसों की मेरे फादर ने कभी भी इतना नहीं कि अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए होता तो वो भी ला के देते थे, ये भी मुझे विश्वास था। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर डर था कि ऐसे खेल करने जा रहा है जहाँ 1 सेकंड का नहीं पता कि क्या बड़ा रिस्क है। हाँ, तो उसका सबसे ज़्यादा डर था पैसों का। वो नहीं था पैसे अगर कैसे भी करके किसी भी हालत में वो मेरा परिवार मेरे साथी मुझे देने को दिया। जो चीज़ हुआ, जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो 30-32 लाख रुपये। किसी से आपने 5 लाख रुपए लिए, किसी से 2 लाख रुपए लिए, आपने सब कुछ अपने बारे में पहले डिटेल उनको बताई थी, या फिर कुछ तो कहा होगा कि इतनी रकम नहीं दे सकते? हाँ, ये बताई थी उन्होंने, मतलब मैंने जो विश्वास उस पर किया मैंने इस तरीके से, क्योंकि उससे पहले मैंने किलिमंजारो किया था, तो उसकी जो मेरी अचीवमेंट्स थी वो उनके सामने रखी थी। तो उन्होंने विश्वास किया और मुझे ये राशि दी 5 लाख रुपये की। तो वो विश्वास पे भी मैं खड़ा उतरा, और आगे के लिए अभी भी वो तैयार है। जैसे जी आए थे तो उन्होंने भी मुझे 5 लाख रुपये और सिगरेट की नौकरी देने की यहाँ पे घोषणा की। उसके साथ साथ गाँव में भी, ताकि गांव के और साथी भी यहाँ पे कुछ कर सके, तो उसके लिए 11 लाख रुपये गाँव के लिए स्पोर्ट्स का सामान के लिए। और जो हमारा यहाँ पे बैंकेट हॉल है जो बहुत सालों से बिल्कुल डैमेज हो चुका था, तो उसको ठीक करने के लिए लगभग 15 लाख के आसपास उसको ठीक करने के लगते, तो उसको ठीक करने का की घोषणा, और जो 11 लाख की वो घोषणा। नितेश भाई, आप यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, क्या क्या मुसीबतें आई चढ़ते समय, और कौन साथ था आपके? खाना कितना ले जाते थे, पानी कितना ले जाते थे, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त ऑक्सीजन की बहुत मात्रा में कमी हो जाती है।
देखो, जैसे अगर बात करें खाने की, तो खाना वहाँ पर सिर्फ एक ही सोच के लिए लेके जाता है कि वहाँ पर बस जिंदा रहना, और वहाँ का कोई एक्स्ट्रा ये नहीं होगा कि हमें स्वाद के लिए लेके जाना है या फिर हमें अपना पेट भरने के लिए, वह इतना लेके जाते हैं कि हम जिंदा रह सकें, भूखे काटना ना पड़े। दूसरी बात रही ऑक्सीजन की, जो माउंट एवरेस्ट है उस पर ऑक्सीजन के 5 सिलेंडर लगते हैं, तो वो कुछ सिलेंडर गाइड ऊपर लेके जाते हैं, कुछ सिलेंडर हमें लेके जाना पड़ता है जो हमें लगा हुआ होता है। और कितने किलो का होता है एक सिलेंडर? 4 किलो का एक सिलेंडर 4 किलो। तो उसके साथ उसमें से सामान भी होता है बैग में, तो उसके साथ हमें चलना पड़ता है। और अगर मौसम की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर -35 के आसपास टेम्परेचर रहता है। अगर वहाँ पे छोटी भी गलती की, ग्लव्स वगैरह निकाल दिए तो फ्रोस्ट वाइट होता है, कि बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, और बिल्कुल के जहाँ तक ब्लैक हुई उनको काटना पड़ता है, उंगलियों को काटना पड़ता है, उससे फ्रोस्ट वाइट होता है। तो वो भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें यूरोप वाले की, तो वहाँ पे भी -30 के आसपास, 25 के आसपास टेम्परेचर था, जो कि एक जो हवा की हवा थी, सबसे खतरनाक चीज़ वो थी, क्योंकि वहाँ की हवा इतनी तेज़ थी कि आदमी को बिना कुछ पकड़े नहीं रहा जा सकता। तो ये सब मुसीबतें आई, बहुत सारी मुसीबतें। मॉडल डाउन जो हमारा वो है उसको डाउन करने की आई कि नहीं बस हो गया हम चले, क्योंकि ये हर स्टेप पे मुसीबत बढ़ती जा रही थी। तो उसमें भी था, लेकिन जो अंदर ये भावना थी, अंदर जो एक आशीर्वाद बना हुआ था मेरे साथियों का, मेरे गाँव वालों का और जो समाज का, तो उसको लेकर मैं चला, और उस आशीर्वाद ने ही मुझे सही बात है। नीतीश भाई, जैसे आपने तिरंगा तो फहरा दिया, लेकिन शरीर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ता है? शरीर पे एक तो हाइट का पड़ता है, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड होता है। तो अगर बात करें यहाँ की, तो 200 के आसपास मीटर के आसपास हम मौजूद बैठे हैं, और वहाँ का एल्टीट्यूड 6000 मीटर, 8848 मीटर पर। तो एक तो उसका पड़ता है, दूसरा वेदर का रहता है। हमारे यहाँ बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं है, और वहाँ सिर्फ बर्फ़ की बर्फ़ है। तो यहाँ से एकदम उस वेदर में जाना, तो आपने आपने ये भी बहुत बड़ी वो है कि इस मौसम से -30 टेम्परेचर जो देखो, एकदम ऊपर तो जा नहीं जाता, इससे पहले आपको क्या कुछ मौसम में डरना सिखाया जाता है? हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे हुई थी, एल्ब्रूस पे भी, जैसे कुछ ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर थोड़ा उससे और ऊपर जाते फिर नीचे आते, और फिर जब लास्ट नाइट होती है तब हम डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। वैसे ही एवरेस्ट होता है, बेस कैंप से कैंप 1 गए, कैंप 1 से कैंप 2 गए, 3 नाइट वहाँ पे वो रहे, उसके बाद कैंप 3 को टच करके वापस कैंप 2 आए, फिर बेस कैंप आ गए, फिर वेदर का इंतज़ार किया जाता है कि वेदर कब ठीक होगा। जैसे ही वेदर ठीक होता है उसके अनुसार हमें रिपोर्ट मिलती है, तो फिर हम क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजनीति आपके लड़के ने नीतीश भाई यानी इतिहास रच दिया, कितनी बड़ी खुशी होगी? बहुत ज़्यादा इस बात की, तो इसमें एक कोई ऐसी जगह जाके जहाँ इसको कोई नुकसान नहीं करने वाला होता है, उस स्थिति को पार करता होगा, और ये इसमें ये धुआं होता है जो लहराया है, इससे बहुत सी कितने दिनों में बात होती थी आपकी नीतीश से? देखो, जो नीचे पहले में जो होता था वो तो बात हो जाती थी, एक दिन ऊपर एक हफ्ता कोई बात नहीं। एक हफ्ता बात नहीं होती थी, लेकिन मन के अंदर कुछ डर वगैरह बना हुआ था। डर था, और उस भगवान और उसमें विश्वास, बिल्कुल। नीतीश भाई, जैसे देखो कई बार सुनते हैं आपकी माउंट एवरेस्ट की या किसी भी चोटी पर चढ़ते समय कि कई बार व्यक्ति वापस नहीं आता, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, माउंट एवरेस्ट पर मैंने अपनी आंखों से 4 डेड बॉडी देखी, 4 डेड बॉडी, जिसमें से दो बिल्कुल ये थी कि हाँ वो पिछले साल की होगी, और उसमें से 2 बिल्कुल पुरानी थी।
वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई डेड बॉडी हो जाता, कोई डेड बॉडी तो वहाँ से लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा। वहाँ से सिंगल एक स्वस्थ आदमी का ही आना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे गिरी हुई थी, कुछ फिर जो खाई होती वहाँ पे भी गई। तो उनको देख के भी मन में ये आता है कि कभी हम भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर अंदर वो जो विश्वास जो आशीर्वाद मिला हुआ है उसको देखते हुए उससे मोटिवेट होते हुए वो डेड बॉडी आपने जब देखी थी, जो गाइड करने वाला आपको था, उसने कुछ कहा था कि आपको डेड बॉडी से घबराना नहीं है, अपने मतलब रास्ते पर चलते जाना, मंजिल को पाना है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि बोल तो सकते नहीं, वहाँ आवाज़ नहीं होती, तो वहाँ पे भी इशारों अच्छा, वो ऑक्सीजन का वो लगा होता है। ऑक्सीजन का लगा होता है, कुछ फिर हवा इतनी तेज होती है कि वहाँ पे अगर कुछ भी बोलते तो नहीं सुनाई देता। तो उसको लेकर गाइड सिर्फ इशारे ही करते हैं कि धीरे धीरे चलते जाओ, इनको अवॉइड करो। गाइड क्या यही होता है कि वो हमें हर स्टेप पे हमारी सबसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भगवान का जो काम है वो गाइड करता है, बल्कि हर स्टेप पे वो गाइड हमें ये कर बताता है कि अब यहाँ पे स्टेप रखना, आप यहाँ से जाना, अब ये यहाँ पे ये रोड फिक्स करने हैं, या फिर इस रोड में ये वो करना अपना सेफ्टी होती है। और अगर कहीं पे ये लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो गाइड इतना भी करता है कि उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेकर उसको सॉल्व करता है। गाइड का जो वाक्य वो रोल होता है वो एक भगवान है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क लिया आपने, और सबसे बड़े रिस्क के साथ साथ जो आपका गाइड करने वाला था, क्योंकि अगर वो हमको मोटिवेट नहीं करेगा तो हम अपने मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर स्टेप पे अगर मुसीबत आई हुई है फिर भी वो मोटिवेट करते हैं, उनको पता है कि ये नहीं होगा फिर भी वो मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप आए कि जहाँ से लगा मुझे कि नहीं अब नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो साइडों से वापिस आ रहे थे कुछ आगे से, ऊपर नहीं जा पा रहे। जा पा रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे लगा कि ये भी जा रहे तो चल तो भी चल। कई बार ऐसा भी लगा कि बस एक बार हो जाए उसके बाद में दोबारा नहीं आता, ऐसा भी लगता है वहाँ पे। लेकिन क्या है कि जब सक्सेस होती है तो उनसे पहाड़ों से लगाव हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फिर बुला रहा है तो मैं फिर जाऊँगा, ये पता होते हुए भी। तो वो एक अलग तरह का वहाँ का एक दुनिया जो हम बोल सकते हैं, वो एक वहाँ की अलग तरह की। व्यक्ति के ऊपर चढ़ते वक्त डेथ किस कारण से होती है? वो एक तो मौसम की उससे होती है, मोशन शूट नहीं करता। हाँ मौसम शूट नहीं करता, उससे दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो खाई की तरफ भी भागना स्टार्ट कर देता है। मेरे गाइड ने बताया था कि 2 साल पहले एक हमारे साथ था, तो उसका क्या वो टॉयलेट करने के उसमें गया था, हाँ मतलब टॉयलेट करने गया था, लेकिन उसका पता लगा कि वो खाई में गिर गया। दूसरी चीज़ वहाँ पे होती है कि ऑक्सीजन, वहाँ पे सिलेंडर अगर उसमें खत्म हो गया तो वहाँ पे ये नहीं कि कोई सिलेंडर दे देगा, क्योंकि अपनी जान वहाँ पे सबको प्यारी, तो कोई अपना सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं देता। कितना भी अगर आदमी ऐसे भी होते हैं कि ऐसे तड़प रहा है, उसके बाद भी कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। नीतीश भाई, ऐसा भी तो होता होगा, देखो जो गाइड करने वाले को तो पता होगा कि इतने सिलेंडर लगने वाले हैं, तो उतने सिलेंडर तो लेके जाना चाहिए हमको। लेके जाना चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है कि ज़्यादा अगर उस पर अगर कोई पॉइंट 3 पे कर दे, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 होता है, उससे स्पीड ज़्यादा बढ़ती है, उससे ज़्यादा आती है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको जहाँ जरूरत की होती है पॉइंट की, वहाँ पे वो 4 पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो जल्दी खत्म होती है। तो उसके कारण भी कुछ, फिर दूसरा कारण ये भी रहता है ऑक्सीजन खत्म होने का कि लोग धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जैसे मैं खुद अपने बताऊँ तो मैं 2 स्टेप रखता था बिल्कुल धीरे, तो 5 सेकंड का रेस्ट होता था, फिर 2 स्टेप रखता था, फिर 5 सेकंड का। दो स्टेप के बाद 5 सेकंड। हाँ ये होता है, ये नॉर्मल है। ये वहाँ ये नहीं है कि भागा जाएगा ये हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे दो स्टेप ही 4 सेकंड में रख जाते हैं। एक स्टेप रखा फिर उसको उठाने में ही 2 सेकंड लग जाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे एक तो चढ़ाई ज़्यादा होती है, तो फिर वेट होता है, हाइट ज़्यादा होती है, और जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उनकी भी होती है, जो हमारे जूते होते हैं उसका भी ज़्यादा, उसमें पॉकेट बनाने के लिए हमें एक स्टेप ये रख के होता है कि कभी यहाँ पे कुछ हो ना जाए, तो एक बहुत ध्यान से, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स का ये रूल है कि जो पहली गलती होती है वही आखिरी गलती होती है, उसके बाद फिर वो आदमी उस हालत में बचता ही नहीं, वो
और वहाँ पर उस सिचुएशन पे तो एक ही करते रखते कैसा? हाँ सब एक है। वहाँ पे ये नहीं है कि हमारी अगर कीमत टूट गई तो वहाँ पे मतलब और कुछ नहीं करना नहीं, वहाँ पे हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अपने जूते से लेकर ऊपर जो टैब होती है वहाँ से ग्लव्स वगैरह सब हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक छोटी कमी है तो वो भी वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लोगों को मैंने 100 मीटर नीचे से जैसे टॉप से 100 मीटर नीचे से ही वापस आते देखा। तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका? मेरा आगे का लक्ष्य है जो दुनिया की सबसे ऊंची 5 चोटियाँ। कौन कौन सी नाम और बता दो। अगर बात करें सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट को जो मैं दोबारा फिर से एक बार पूरा करूँगा। उसके बाद दूसरे नंबर की K2 है जो POK में है, उसकी परमिशन हमें नहीं मिलती इंडिया में, तो उसको छोड़ के तीसरे नंबर की कंचनजंगा जो अपने इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे, तो तीसरे नंबर की ये है जो दूसरी चोटी है। उसके बाद चौथे नंबर की आती है माउंट लोत्से। तो माउंट लोत्से का भी अब की बार मेरा लक्ष्य था लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाई, उसमें परमिशन नहीं मिली मुझे नेपाली गवर्नमेंट से। तो 5वें नंबर पे आती है मकाल, माउंट मकाल, फिर धौलागिरी आती है और फिर अन्नापूर्णा बनाती है। ये मेरा लक्ष्य है। अगर इसमें भी मैं कामयाब हो जाता हूँ तो जैसे दुष्यंत जी ने भी बोला था स्टेज से कि इस सपने को लेकर अगर मैं चलूँगा तो एक वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनर का खिताब मुझे मिलेगा ये करने पर। तो दुष्यंत जी ने भी मुझे ये बोला था कि ये जो वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनर का सपना अगर आप लेके चलोगे तो हम पूरी की पूरी मदद आपको करेंगे। अंकल जी 5 चोटियों का लक्ष्य और है तो क्या कुछ डर पैदा तो नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क और ले रहा है नीतीश भाई। ये रिस्क तो ले रहा है पर ये इसके लक्ष्य के आगे हमारी कोई नहीं चलने वाली। ये जो करेगा ये जानेगा और वो जानेगा और वो तो यहाँ भी है। इसका कोई ऊपर ये करेगा जब ठीक ना करेगा तो कितना सपोर्ट करोगे आप? क्योंकि 5 चोटियों का लक्ष्य है और पैसा बहुत लगने वाला है और अब तो लोगों को विश्वास भी होगा नीतीश भाई के ऊपर क्योंकि इतना तो इतिहास रच के दिखा दिया। सपोर्ट तो इसको खुद ये हमारा जो समाज है और ये जो हमारी सरकार है ये खुद इसको देने लगी। मेरी तो अब शायद ही जिम्मेवारी कम हो जाए। बिल्कुल सही बात। नमस्कार, क्या नाम है? क्या लगता है? दोस्त भी हो भाई, तो रिश्ते निभा रहे। कैसा लग रहा है आपको? नीतीश भाई ने बहुत बड़ा इतिहास रच के दिखा दिया। सबसे ऊंचे छोटे जो यूरोप की है तिरंगा करा, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करके दिखा दिया। देखो मैं अगर आपको बताऊं इसकी थोड़ा कुछ जैसे 3-4 साल पहले तो शुरुआत से ही ये कुछ ऐसा लग रहा था कि ये चोटी पे चढ़ा तो है लेकिन हमारे लिए जो है सभी खुद एक चोटी है। वो कहते हैं ना अपना खुद के पैर पालने में दिख जा रहा है। भाई गाँव में इसने और बाकी समाज में भी इतने सारे लोगों को जोड़ा है। हमारे गांव की हर गली का नाम से और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ देना और ऐसे ऐसे कई समाज सेवी कामों की इसकी अगुवाई है। इसी ने ही हमको प्रेरित किया, इसमें हमको इससे इसकी सोच इसकी मदद से बनी है और इसने जो रास्ता सुना मोटिवेट हुआ कहाँ से हुआ इसने बताया वो भी है कि सराहनीय क्योंकि इस उम्र में एक अलग तरह की सोच है। नहीं तो इस उम्र में बच्चा सोचता है कि कोचिंग करूँ या फिजिकली तैयारी करूँगा या कोई और गेम करूँगा। आपने देखा भीड़ कितनी है रोजगार की, ये अलग इसका जो रास्ता नहीं चुना और तो बहुत ही सराहनीय मानते हैं। इस हमारे गाँव में इस ब्राह्मण में से जाएंगे बहुत सराहनीय बात है हमारे लिए। ये तो बिल्कुल। और नीतीश भाई ने तो वो रिस्क लिया जो पहला ही था और आखिरी भी था। रिस्की तो है आई रिस्की है। हम खेलते थे साथ में तब भी जैसे टीम गेम भी होता था कोई और गेम होता था तो अपने आप को आगे करता था भाई ये तो ऐसे ही है। इसमें भी इसने ऐसे किया बीच में जैसे गया था ये हनुमानगढ़ वहाँ पे धनराशि 3.5 लाख की बात थी। उसके बाद आया
मुझे विश्वास इसका देख लिया, मुझे रिपोर्ट बनाई, 4 दिन में 2 बार गया यहाँ पे पता किया सब। उसके बाद मेरे सारे हम दोस्त भी मिल गए और हमारा गांव सब प्रेरित हुआ इससे, बच्चे प्रेरित हुए, खेलने लगे, अच्छी ड्रेस हुए, उसको पता था भाई, इसीलिए वहाँ चल पाया है कि यहाँ पे ड्रेस लगाता था, प्रैक्टिस करता था। ये भी बच्चों भी प्रेरित किया इसने बहुत, और बड़ा प्रोत्साहन करता है। आगे मतलब ये खुद भी मोटिवेट होते हैं और औरों को भी मोटिवेट औरों करते को भी हैं। करता है। अब जो ये 5 चोटियाँ इसने बताई हैं और बाकी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, और अब तो सरकार भी इसका साथ देने लगी है और हम सब तो इसके साथ हैं। तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से रिकॉर्ड बनाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये नेक्स्ट मंथ। नमस्कार गुरु जी। नींद नहीं तो नहीं आ गई? नहीं अच्छा अच्छा, मतलब कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गरम क्या लगता है आपने जिससे? मैंने जिसका था अच्छा ताऊ जी कुछ जलन महसूस तो नहीं हुई कि भाई भाई का लड़का इतनी बड़ी ऊंची चोटी नहीं चढ़ रहा है? मेरे से तो मैंने बात की थी एक बार इसके बारे में, मैंने इसको मोटिवेट किया था, मैं काम तो बहुत मुश्किल है, मैंने बोला कोई बात नहीं, वो मुश्किल काम मनुष्य ही करता है। हाँ मान तो बजट जाएगा तो हाँ सही बात है। मेरा तजुर्बा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 14,000 तक मैं भी रह रहा। क्या बात है? न झूला पोस्ट पर था 1984 के अंदर इंदिरा गांधी का उस टाइम पर बड़े अच्छा भी तो अभी बहुत काफ़ी ऑक्सीजन की कमी थी, मैंने उसको बता मतलब भाई आप काम तो बहुत मुश्किल है, पहले तो इतने नाइट ड्यूटी का सिस्टम नहीं था, और फिर एक तो सुविधा अब तो काफी फैसिलिटी दे दी वहाँ पर। फैसिलिटी दे दी आपने, तो वहीं पर रहना मुश्किल हो गया, 84 के बाद इंदिरा झूला पोस्ट पर गया, मैं उसके साथ ऑपरेट करता हूँ, तो मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया कि होगा नहीं था वैसे बात नहीं, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, मगर आपको बताते हैं भाई रोक राप से भी चढ़ना पड़ा है, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कोई तक तो मैं चढ़ सकता हूँ, तो मैं इतना जुनून है तेरे में तो चढ़ जाएगा, की बात है। आप क्या लिखते भैया? दोस्त हो, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आनंद हो फिर? केक खा गए ना ठोके चोरा छोटे करता चल गया था, सुन गए इसका लक्ष्य भाइयों सारे गांव में पड़ जा गया था, यानी उम्र थी लक्ष्य बड़ा था, मौत का खेल गया, आई मुसीबत बहुत गई पर सारी छोरा जेल गया, चढ़ता गया ऊंचाई पे न ड्राइव किसे खाई दे, महाराज चढ़ता गया ऊंचाई पे न ड्राइव किसे खाई दे, इन्हें सारा नक्शा पाट दिया, चढ़ गए नो स्टॉक वर्ल्ड में, उन्हें देश का झंडा गाड़ दिया, जो भी सोची करके दिखाया ना रहा बीच कचारे में, सारी दुनिया का दिल जीत लिया भाई, पूरे जिले में 30 मिनट वाह अपने जिले में बहुत ही बढ़िया। नीतीश भाई कैसा महसूस हो रहा है? देखो आपके ऊपर इतना बड़ा कारनामा का इतिहास रच के दिखा दिया आपने, आपके ऊपर शायरियाँ भी बनने लगी, और आगे आगे तो जैसे 5 चोटियों का लक्ष्य है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे अब आशीष भाई बोले थे और ताऊ जी को रखा ये शायरी गाई, तो एक अंदर ही अंदर मतलब एक जो हम लोग पैदा हो गया है, तो उसको मतलब बयान नहीं करा जा सकता, तो वो चीज़ लास्ट में नीतीश भाई आप अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? देखो मेरी इन बातों को आपने समाज में लेकर जाओगे, उसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इतनी दूर से फ़ोन करके एक दिन पहले गांव में आए, घर पे आए, इस बात को समाज में लेके जाने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दर्शकों जितने भी साथी हैं, जितने भी देख रहे हैं, तो उनको भी बोलना चाहता हूँ कि जो ये अनोखा प्रयास वालों ने इन चीज़ को समाज के उसमें लेके गए, तो आपसे भी अनुरोध है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि कल को और कोई साथी अगर इस अचीवमेंट को और किसी खेलों में ऊपर जाता तो उनके पास भी ऐसे इसी लगाव के साथ जाए, ताकि इनको लगे कि हाँ समाज हमारा साथ दे रहा है, तो हम भी समाज के सामने जो बड़े बड़े और खिलाड़ी हैं उनका जितनी भी बिल्कुल जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नीतीश भाई का ये बड़प्पन है कि इन्होंने एक फोन करते ही बिना किसी एटीट्यूड के
वेलकम किया हमारा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।